नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार की बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आज बंगाल में चुनाव प्रचार खत्म हो गए। दूसरे चरण, अंतिम चरण का वोट 29 अप्रैल को होगा और वहां ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आने में लगी है, लेकिन इस बार संघर्ष बहुत कड़ा बताया जा रहा है। मैं दिल्ली में था, पटना लौट आया हूं। दिल्ली में भी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि इस बार क्या कुछ वहां बदलाव आ सकता है। और हमने देखा कि दिल्ली में रहने वाले, मैंने इस बात को नोटिस किया गुड़गांव में भी और हमने नोएडा में भी, कि जितनी मेड है, मेड का संकट दिल्ली में दिखाई पड़ रहा था। जो बंगालन है वह चली गई बंगाल वोट देने। अब किसको वोट देने गई, किसको वोट दी, क्योंकि कहा जा रहा है क्लब का असर, जो क्लब वोटिंग कराता था, वह इस बार थोड़ा निष्क्रिय दिखाई पड़ रहा है। उसके खौफ को खत्म किया गया है। तो बंगाल चुनाव में प्रचार खत्म हुआ है। और बंगाल चुनाव की चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि बिहार में जो मंत्री परिषद का गठन होना है, विस्तार होना है, यह कहकर लगातार टाला जाता रहा है कि बंगाल का चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, 4 मई को नतीजे आने दीजिए। बंगाल को लेकर आप कई टीवी चैनल पर बहस मुबाहिसे में शामिल रहे हैं। तो बंगाल और बिहार, क्योंकि वहां बिहार के लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। इसके बाद हम लोग आएंगे कि सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर विराम, यह मेरा पहला संकल्प है। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कल ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, जिसमें राज्यपाल के प्रधान सचिव चोंगथू भी हटाए गए और उन्हें लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं। मैं बार बार कहता रहा हूं कि कई राज्यपाल ऐसे आए जिन्होंने राजभवन को कलंक भवन बना रखा था। और वहां से जिस शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारी आपकी और बिहार में जितने समझदार लोग हैं, क्योंकि हम और आप मानते हैं कि शिक्षा ही वह है जो बिहार को आगे ले जा सकता है। ज्ञान का प्रदेश रहा है बिहार, ज्ञान की भूमि रही है, लेकिन वह चौपट हो गई, डिग्रियों का बाजार खुल गया, कुलपतियों की कुर्सी बिकने लगी। तो खैर, हम आएंगे सम्राट चौधरी के संकल्प पर, लेकिन कुछ अपवाद भी हम आगे सामने लाने वाले हैं अगले 1-2 दिनों में, जिस पर सम्राट चौधरी को नजर रखनी होगी कि ये लोग फिर कैसे नीतीश कुमार के आखिरी दिनों में बहाल हो गए। खैर, वह 1-2 दिनों के बाद। तो बहरहाल चर्चा शुरू करते हैं बंगाल से, कि बंगाल में वोटिंग तो 29 अप्रैल को है, प्रचार आज समाप्त हुआ है, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और ममता बनर्जी भी वापसी के लिए बहुत कठिन संघर्ष कर रही हैं। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, बंगाल के चुनाव का तो बहुत बड़ा असर देश की राजनीति पर होगा, इस बात को जी। एकदम तय मानना चाहिए। हम्म। और बिहार में जो बदलाव हुआ, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसका भी एक असर, उसका भी एक लाभ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में लेना चाह रही है और वो बिना कहे वो एक मैसेज जो कन्वे करना होता है वो कर दिया है। जी। देखिए, हमने पहले भी आपके साथ बातचीत में कहा और तमाम दूसरी जगह जहां बात होती है वहां हम 14 नवंबर 2025 के का दिन याद दिलाते हैं, जिस दिन बिहार के नतीजे आए थे। जी। और उस दिन शाम में जब यहाँ दीनदयाल उपाध्याय रोड पर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में गए प्रधानमंत्री, उनका स्वागत हुआ, तो उन्होंने कहा कि गंगा जी बिहार से बह के बंगाल जाती हैं। हम्म। और फिर हम लोगों ने देखा उस दिन 2 दिन पहले किस तरह से प्रधानमंत्री गए, हुगली के किनारे घूमे, गंगा नदी में उन्होंने नाव पर सवारी की तस्वीरें ली और फिर एक एक सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि गंगा जो है वो बंगाल की आत्मा में बसती है। बिल्कुल। और हम लोग को पता है, बनारस लड़ने गए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने हमको बुलाया है। तो हम्म। गंगा के एक प्रतीक का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जो कनेक्ट कर रहे हैं बंगाल के लोगों के साथ, उसका कनेक्शन भी बिहार से है। बिहार के किसे बंगाल जाते हैं। एक बिल्कुल। पूरब का 2 किला ऐसा था, 3 किला बल्कि कहें, बड़े राज्यों का, जो बीजेपी से नहीं टूटा था। हम्म। पहले बीजेपी ने 2024 में उड़ीसा का किला ध्वस्त किया, जी। उड़ीसा का किला टूटा, मुख्यमंत्री बना भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद बिहार का किला टूटा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना और अब बंगाल की बारी है। और हम्म। अमित शाह कह भी रहे हैं कि अंग बंग और एक और क्या उन्होंने कहा कि तीनों जगह हम्म। सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की। तो जी। उनका कहने का आशय ये था कि असम, बंगाल, बिहार, ये सब जगह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। हम्म। तो उस नाते भी बिहार का एक मतलब है वहां। दूसरे, बंगाल में क्या 25 से 30% के करीब आबादी ऐसी है ज्ञानेश्वर जी जो गैर बांग्ला भाषी है। बिल्कुल। उसमें राजस्थान के भी लोग हैं, गुजरात के भी लोग हैं, सिख लोग भी हैं,
लेकिन सबसे बड़ी आबादी जो है बिहार के लोगों की है, जो हम्म, गैर गैर बांग्ला भाषियों में। जी वो डिसाइड वो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से समर्थन करता है। हालांकि ममता बनर्जी ने दो बिहार के दो लोगों को एमपी बनाया हुआ है, कीर्ति हम्म, आजाद को और शत्रुघ्न सिन्हा। और तीस एक इंपॉर्टेंट बात है कि ममता बनर्जी की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है भवानीपुर, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब 35-34% के करीब ये आबादी है जो गैर बांग्ला भाषी है। और बिल्कुल उस गैर बांग्ला भाषी और बांग्ला भाषी आबादी, बांग्ला भाषी 42% के करीब है, गैर बांग्ला भाषी 34% है, और हम्म, 24% मुसलमान है। इस जो हिंदू आबादी 76% है बांग्ला भाषी गैर बांग्ला भाषी, इसमें लगभग 26% आबादी कायस्थ की है। अच्छा तो ये जो कायस्थ का कार्ड है, नितिन नवीन का जो घूमना है बंगाल में, कलकत्ता में उनकी रैलियां हैं, उनके कार्यक्रम है, ये और जगह कितना असर करेगा, बंगाली भद्रलोक में कितना असर करेगा, वो एक हम लोग देखेंगे। हम्म लेकिन भवानीपुर में हिंदू वोटों में 24% आबादी, छब्बीस काफी परसेंट आबादी कायस्थ की है। और जी आप हम लोग समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वहां, अगर अगर कुछ भी असर रखते हैं नितिन नवीन। और दूसरे एक और बड़े कायस्थ नेता वहां के रहे, कई बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, राहुल सिन्हा, जिनको राज्यसभा भेजा गया है। तो हम्म, ये इस माइक्रो लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां वोट का मैनेजमेंट किया है। इसके बावजूद अभी की जो तस्वीर है ज्ञानेश्वर जी, उस तस्वीर में ये लग रहा है कि ममता बनर्जी अभी उनको चैलेंज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां अभी भी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि हम्म, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जब तक कोई व्यक्ति सड़क पर उतर करके साल के 365 दिन, 500 साल के 17 दिन, 5 साल के 1700 दिन नहीं लड़ेगा सड़क पर, तब तक वहां नहीं हराया जा सकता है। बिल्कुल ममता बिल्कुल बनर्जी इसी तरह से लड़ी थी। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाने के बाद 11-12 साल तक इसी तरह से संघर्ष किया था, हम्म, और उसके पहले 10 साल ऐसे ही संघर्ष करती रही थी। तो जी उन्होंने उनको 90s में, आप सोचिए अर्ली 90s में उनको घसीट करके निकाला गया था, बाल घसीट करके राइटर्स बिल्डिंग के बाहर किया गया था, लेफ्ट की सरकार थी। और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बन के ही मैं अब राइटर्स बिल्डिंग में आऊंगी। ये 91 हम्म, की बात है, 91 90। जी और उसके बाद से लगातार सड़क पर संघर्ष करती रही। बीजेपी उस तरह से नहीं करती है, ना उसका नेता उस तरह से हुआ, और न वैसा संघर्ष हुआ। चुनाव के समय बहुत ताकत लगा रही है बीजेपी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम्म, बंगाल उस तरह का प्रदेश नहीं है जहां आप चुनाव के समय जाएं, 3 महीने कारपेट बॉम्बिंग करें, पूरा लाव लश्कर लेकर के उतर जाए सड़क पर, और उसके बाद चाहे कि चुनाव जीत जाए। वो नहीं हो पाता है, वहां होना मुश्किल है। इसलिए लड़ाई बीजेपी के लिए टफ है वहां, और ममता बनर्जी के लिए थोड़ी आसान लड़ाई है। हम लोग हम्म, उस नतीजे से, मतलब नतीजा अभी हमको टिल्टेड दिख रहा है ममता बनर्जी के फेवर में, लेकिन हम्म, उस नतीजे से का वहां बंगाल के पर जो असर होगा, उससे ज्यादा असर देश की राजनीति पर होगा। ममता अच्छा बनर्जी की राजनीति, अपोजिशन की राजनीति, राहुल गांधी की राजनीति, देखिए पूरा इंडिया ब्लॉक, ज्ञानेश्वर जी, बिहार के लोग चूंकि राजनीति की में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए हम्म, उन लोगों की भी नजर होगी। समूचा इंडिया ब्लॉक ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ। बिल्कुल तेजस्वी तेजस्वी यादव यादव ने भी जाकर के कर रहे ममता हैं बनर्जी के तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी के लिए वोट मांगा, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के लिए वोट मांगा, हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी के लिए वोट मांगा, अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के लिए वोट मांगा। तो तमाम इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं, स्टालिन नहीं आए क्योंकि उनके यहाँ अपने खुद ही चुनाव हो रहा था, हम्म, सबने वोट मांगा ममता बनर्जी के लिए। जी तो ये एक जो नए लेवल पर, जो नए स्तर पर एक जो ध्रुवीकरण हो रहा है लीडर्स का, जो एक नया अलाइनमेंट हो रहा है इंडिया ब्लॉक के भीतर, वो कांग्रेस के लिए चिंता की बात होगी। देखिए वो बिल्कुल हो सकता है कि फिर अगर ममता बनर्जी इस बार जीते तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले आकर के और इंडिया ब्लॉक उनके इर्द गिर्द राजनीति करे। हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ था और उसमें ममता बनर्जी की क्या भूमिका थी। जी ममता बनर्जी के कारण ही नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के संयोजक नहीं बन सके थे, जिसकी वजह से वो सारा खेल बिगड़ा इंडिया ब्लॉक का। नहीं तो 24 में ही खेल कुछ दूसरा हो गया बिल्कुल रहता। बिल्कुल तो वो एक इंडिया ब्लॉक की अपोजिशन की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। और हम्म, बिहार में सरकार बना करके जो मैसेज दिया है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने, जी उसके असर से बीजेपी को कुछ फायदा हो तो ये कुछ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हम लोगों ने देखा सम्राट चौधरी भी गए, कैंपेन करके आए, नितिन जी नवीन लगातार कैंपेन कर रहे हैं, मंगल पांडे वहां के प्रभारी संगठन में के प्रभारी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो बिहार का एक कनेक्शन है बंगाल के साथ, हम्म, बिहार के लोगों का वोट भी है, वो वहां उसको बीजेपी के फेवर में उसको मोड़ने की कोशिश भी हो रही है। और नतीजे का क्या, नतीजे का असर बिहार पर होगा, बंगाल ये झारखंड की राजनीति पर होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर होगा। आप देखिएगा कि अनुसर जी कई सारी चीजें बदलेंगी अगर बीजेपी वहां हारती है बंगाल में। तो राजनीति बहुत ही जो अभी जो कंट्रोल है बीजेपी के टॉप लीडरशिप का, बिल्कुल वो कंट्रोल लूज। और अभी देखिए उत्तर ना प्रदेश में कैबिनेट का बिहार रिशफल होना में बिहार में मुख्यमंत्री बदल गया बंगाल चुनाव के बीच में, आम आदमी पार्टी में टूट हो गई और बिहार में मुख्यमंत्री तो जरूर बदल गया, 2 डिप्टी सीएम भी बन गए जेडीयू के, लेकिन बिहार मंत्री परिषद के गठन की बात कही गई कि बंगाल के नतीजे आने दीजिए।
तो अब 4 हाँ, तारीख को या तो बीजेपी ऑफिस में दिल्ली में जश्न मनेगा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, या मातम। देखिए असम तो जीत रहे हैं जो लोग वहां गए हैं, वहां से जो फीडबैक आ रहा है, लेकिन बंगाल ही महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु और पुडुचेरी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो मंत्रिपरिषद का विस्तार, देखिए बिहार में यह खबर चल रही है कि 6 मई को शाम के 5 बजे मंत्रिपरिषद के विस्तार, मंत्रिपरिषद के गठन की तारीख तय रखी गई है। और जो हम लोग सोच रहे थे या सोच रहे हैं कि यदि बंगाल जीत जाते हैं तो फिर तमाम 4 तारीख के जश्न के बाद भाई पीएम मोदी या कम से कम अमित शाह आ जाएंगे और फिर सम्राट चौधरी को ताकत मिलेगी। तो अब बिहार का मसला तो बंगाल से कनेक्ट हो ही गया ना, कि वहां क्या होता बिल्कुल है। करेक्ट। हाँ, अमित शाह ने कह रखा है कि जब तक अंतिम वोट न गिर जाएगा 29 अप्रैल को, तब तक उन्हें फुर्सत नहीं है, तब तक बीजेपी की लिस्ट फाइनल नहीं हो रही। जेडीयू की लिस्ट फाइनल हुई है। 2 मंत्रियों को, जो पुराने मंत्री है, पिछले बार वाले नहीं, 2 पुराने मंत्रियों को अब तक नीतीश कुमार ने हाँ नहीं कहा, इसलिए छटपटाहट बढ़ी हुई है। भगवान सिंह कुशवाहा की चर्चा हो रही है, नए नाम में बुलो मंडल की चर्चा हो रही है। तो बीजेपी, अमित शाह फ्री हो उसके बाद ही कुछ होना है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और नतीजे का असर बड़ा होगा इस मंत्रियों के चयन में। अगर बीजेपी जीत जाती है पश्चिम बंगाल, ज्ञानेश्वर जी, तो जी, फिर आप देखिएगा मंत्रिमंडल का स्वरूप बिल्कुल दूसरा होगा। बीजेपी जोखिम लेगी, रिस्क लेगी, नए हम्म, लोगों को ले आया जाएगा, नए चेहरे आएंगे, उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। मतलब बीजेपी के पास जिसको एल्बो रूम कहते हैं वो एल्बो रूम मिल जाएगा, क्योंकि बगल में उड़ीसा में और उधर बंगाल में और उधर छत्तीसगढ़ में सब जगह सरकार बीजेपी की अगर बन जाती है, बिल्कुल। बंगाल जीत जाते हैं तो सब जगह सरकार हो जाएगी, एक झारखंड छोड़ हम्म, करके। तो जी, इस एल्बो रूम का फायदा उठाएगी बीजेपी, नए चेहरे ले आएगी, नए कुछ दुस्साहस कर सकती है भाजपा, कुछ हम्म, नए प्रयोग कर सकती है, नया काम कर सकती है चुनाव अगर जीत जाती है तो। जी, अगर नहीं जीतती है, जिसकी ज्यादा संभावना है, तो फिर बहुत फूंक फूंक करके कदम उठाया जाएगा। फिर सेफ प्ले करेगी भारतीय जनता पार्टी, पुराने चेहरों पर भरोसा करेगी, कोई नया प्रयोग नहीं करेगी, क्योंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश की चिंता हो जाएगी। उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में भी जिस बोल्ड, जितने साहसी प्रयोग की तैयारी चल रही है, वो कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए उत्तर हम्म, प्रदेश में ज्ञानेश्वर जी 4 साल हो गए सरकार के गठन से, आज तक मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हुई, मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हुआ, बिल्कुल, फेरबदल नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कुछ एकाध हुआ, एकाध कोई वैकेंसी बन गई, कोई एमपी हो गया, कोई इस तरह का हुआ, कोई एकाध वैकेंसी बनी, तो कुछ एकाध लोग मंत्री बन गए, या जिनके विभाग बदलने थे कुछ बदल गए। कोई फेर बदल या विस्तार मंत्रिमंडल का नहीं हुआ। और पिछले 2 साल से तो हम लगातार देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। हम्म, अगर बंगाल के नतीजे बीजेपी के खिलाफ आते हैं, तो बिहार में एक तो सेफ प्ले करेगी, पुराने चेहरों पर भरोसा किया जाएगा, और नीतीश कुमार के साथ संबंधों के की ज्यादा परवाह की जाएगी, जी, उनको बिल्कुल। खुश रखने की ज्यादा कोशिश की जाएगी। हम्म, लेकिन अगर बीजेपी बंगाल जीत जाएगी, तो फिर वो कोशिश पर विराम लग जाएगा। उसके बाद बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंस में रहेगी और कोई भी दुस्साहस करने के लिए तैयार रहेगी। हम्म, तो बिहार की राजनीति तो बहुत ही डायरेक्टली कनेक्टेड है बंगाल में, बंगाल के बिल्कुल, साथ। बंगाल अगर बिल्कुल। जीते तो बिहार में बीजेपी कुछ भी करेगी, कोई भी प्रयोग हम्म, कर सकती है। फिर कुछ ऐसा ही बोल्ड मूव फिर झारखंड के लिए भी होगा, कुछ उत्तर प्रदेश के लिए होगा, पूरा, और राजनीति बदल जाएगी। अगर भी जीत जाती बीजेपी, अगर बीजेपी हार जाती है, तो बहुत बैकफुट पर होगी बीजेपी। सबको साथ लेके चलने की, पुराने लोगों को मनाने की ये सारी कोशिश करेगी, और अपोजिशन का हौसला बहुत बढ़ेगा। फिर निश्चित उत्तर तौर प्रदेश की राजनीति में, फिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कद अचानक बढ़ जाएगा, अपोजिशन की एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। बीजेपी को गठबंधन को बनाए रखने के लिए, गठबंधन को साथ लेकर के चलने के लिए अतिरिक्त समझौते करने पड़ेंगे। हम्म, राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके लिए चुनौतियां पैदा होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। असम जीतना, या तमिलनाडु में खाता खोल के मतलब एक आध सीट जीत जाना, या केरल में 2-1 सीट जीत जाना, ये कोई बहुत मैटर नहीं करेगा। बंगाल सब कुछ है। बंगाल में जिस तरह से झोंका है अमित शाह ने अपने को, और नरेंद्र मोदी के करिश्मे और अमित शाह के का जो लीडर की मैनेजमेंट। जो रणनीति है, इन दोनों की, हाँ मतलब उनका मैनेजमेंट, उनकी स्ट्रेटेजी और उनके करिश्मे, सब तीनों की पड़ताल हो जाएगी आगे के चुनाव के लिए। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है ज्ञानेश्वर जी। और तो ये देखिए, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल का। और देखिए ना अजीत जी, देखिए नीतीश कुमार फिर से अपने को दुरुस्त दिखाने में लग गए हैं कि मैं ठीक हूँ। कल वह भामाशाह की जयंती में, आजकल कहाँ जा रहे थे मुख्यमंत्री से हटने के बाद, कल वह जेडीयू कार्यालय पहुंचे और वह यह भी कह रहे हैं कि बिहार की यात्रा करेंगे। और आपने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में यदि बंगाल में हार जाते हैं तो नीतीश कुमार बड़े फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि वहां कुशवाहा के साथ कुर्मियों की आबादी भी बहुत ठीक ठाक है। और नीतीश हम्म, कुमार जब इंडिया ब्लॉक की ओर थे, तब तो इस बात की चर्चा होती ही थी ना कि फूलपुर से नीतीश कुमार सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। वो फूलपुर जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा,
जहां राम मनोहर लोहिया चुनौती देने गए तो नीतीश कुमार अपनी ताकत को जानते हैं। और सम्राट चौधरी भी देखिए, यदि सम्राट चौधरी लगातार जाकर नीतीश कुमार से मिल रहे हैं तो यह बगैर दिल्ली की इजाजत के नहीं हो रहा होगा। दिल्ली से इजाजत इस बात की होगी। आज ही आपने देखा अनुपम कुमार चले गए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, लेकिन चंद्रशेखर सिंह जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अब भरोसेमंद होंगे, वह नीतीश कुमार के ही भरोसेमंद अधिकारी थे। उन्हें ही आईपीआरडी का सेक्रेटरी बनाया गया। तो नीतीश कुमार की छाप अब भी दिख रही है और यदि सम्राट चौधरी दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली से सहमति होगी इसके लिए। बिल्कुल सहमति होगी, और इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए उस दिन हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने ही कहा था कि विजय चौधरी को भी संयम रखना चाहिए, क्योंकि मतलब सम्राट चौधरी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे ये लगे कि अब वो अपने को सुप्रीम लीडर समझने लगे। वो लीडर हो बिल्कुल। गए, सबसे बड़े नेता बिहार के हो गए। मुख्यमंत्री सबसे बड़ा नेता होता है, हम्म। प्रधानमंत्री जैसे देश में सबसे बड़ा नेता होता है, वैसे ही होता है। तो वो है, हो गए, लेकिन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये नीतीश कुमार के प्रति श्रद्धा सम्मान प्रकट करने में। तो वो कर रहे हैं लगातार। और अगर बंगाल बीजेपी हार गई तो फिर ये और ज्यादा जरूरी हो जाएगा, और तब सम्राट चौधरी की भी काफी महत्व ज्यादा स्थापित हो जाएगा बिहार की राजनीति में, क्योंकि उस किसी भी तरह के उथल पुथल की स्थिति में वही नाव पार लगा सकते हैं। तो ये इसका असर, बंगाल चुनाव का असर कई कई स्तर पर होगा, कई राज्यों में होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा, और राजनीतिक मतलब पार्टियों के कई लेवल पर होगा इसका असर बंगाल के चुनाव का। बिल्कुल, तो देखिए असर होगा। अब चलते हैं, देखिए सम्राट चौधरी के पहले संकल्प भ्रष्टाचार पर बात, और इस दिशा में सम्राट चौधरी धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। पहले बड़े वृक्ष जो हैं, देखिए राज्यपाल सचिवालय से, राजभवन से प्रधान सचिव चोंगथू, उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं, और बिहार में उच्च शिक्षा की क्या स्थिति हुई यह किसी से छुपी हुई नहीं है। देखिए पहले फागू चौहान, उनके पहले दूसरे देवानंद कुमार, और फिर किसका नाम लिया जाए, बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, लेकिन उनके बेटे क्या कर रहे थे, वह रंग महल कैसे बना हुआ था, यह जानकारी तो सबको थी। यह जानकारी कैसे विदाई हुई, क्या हुई, तो चोंगतू को, और जैसे ही कल हमने कहा कि चोंगतू को हटाया जाना सैयद अता हुसैन और सम्राट चौधरी का स्वागत योग्य कदम है, तो पॉजिटिव फीडबैक इतना था कि हाँ, सम्राट चौधरी अब भ्रष्टाचार पर वार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़े बड़े खंबे उन्हें ढहाने होंगे ताकि एक संदेश जाए कि नहीं, मैं डिटरमिन्ड हूं। हम लोग नजर खोल बताते रहेंगे कि कहां कहां है, क्या नहीं है। तो अब सम्राट चौधरी बढ़ चले हैं उधर। देखिए, हम लोगों ने इसके बारे में सबसे पहले बात की थी, और हमको अच्छा लग रहा है कि 2-3 संकल्प तो ऐसे आए हैं। इस पहले संकल्प के साथ 2-3 बिल्कुल। चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। जैसे एक बिल्कुल। खबर ये भी आई कि मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी अधिकारी के टेबल पर फाइल 1 महीने से ज्यादा अगर रुकेगी तो कार्रवाई होगी। जी। तो हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि भाई फाइलें निपटारे की व्यवस्था करनी चाहिए। सीएमओ निगरानी करेगा करप्शन के इश्यूज की या जी, ग्राउंड लेवल बिल्कुल, पर, तो हम बिल्कुल। हम ही ये भी लोगों ने हो रहा सबसे है। पहले कहा, अरविंद केजरीवाल का फ़ॉर्मूला बताया। और हाँ, देखिए हम ही लोगों बिल्कुल। ने कहा था कि स्कूलों को ठीक करना होगा, और अब कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि हम सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी करना चाहते हैं। हम लोगों ने तो हर जिले में 5 स्कूलों की बात की कि सम्राट बिल्कुल, चौधरी कह रहे हैं कि वहाँ सरकारी प्राधिकारी के बच्चे पढ़े। यदि उन्होंने यह कर बिल्कुल। दिया तो यह परिवर्तनकारी और फिर इतिहास पुरुष बन जाएंगे सम्राट चौधरी, यदि सरकारी हाँ, स्कूल सुधर गए तो। सरकारी स्कूलों को अगर ठीक कर दिया जाए, वहां अच्छे शिक्षक बहाल कर दिए जाए, बुनियादी सुविधाएं दी जाए। हमने कहा कि ये अगर इस सुधार का असर आपको दिखेगा 10 साल के बाद, अभी बिल्कुल। तत्काल नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप आज कोई पेड़ लगाते हैं तो फल के लिए तो इंतजार करना होता है ना, लेकिन हुँ। आज लगाएंगे तो आप आगे की पीढ़ी के लिए और हमेशा के लिए चीजों को ठीक करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था अगर सुधर जाए सिर्फ बिहार में ज्ञानेश्वर जी, तो बाकी सारी चीजें सुधर जाएंगी। ओवर द पीरियड टाइम के साथ सारी चीजें सुधर जाएंगी। अगर शिक्षा व्यवस्था सुधर गई तो वो हम लोग लगातार कहते थे, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब भी कहते थे। तो शिक्षा की व्यवस्था सुधारने की बात कही है सम्राट चौधरी ने। सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार जवाबदेह बनाने की बात कही है कि फाइल का निपटारा एकदम टाइम फ्रेम के अंदर किया जाना चाहिए है। करप्शन की मॉनिटरिंग की जाएगी एकदम शीर्ष स्तर पर सीएमओ से। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, और उसी की कड़ी में ये जो चेंज है ज्ञानेश्वर जी, देखिए राजभवन जो है वो एक मोरल अथॉरिटी होती है। बिल्कुल, उसको कोई बिल्कुल। अथॉरिटी नहीं दी गई है, वो सजावट का पद है, एक हुँ, सेरेमोनियल पोस्ट है। हुँ। लेकिन उस पोस्ट के साथ एक मोरल अथॉरिटी इनबिल्ट की गई है।
हम्म। उसको गार्जियन अभिभावक बनाया गया है। राज्यपाल को लाट साहब जो होते थे, वो लाट साहब का ही तो पद है जो अंग्रेज के जमाने में लाट साहब लोग होते थे, गवर्नर जनरल होते थे और उनके नीचे राज्यों में जो प्रांतों में होते थे। तो ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है और इतना रुपया उसमें इन्वेस्ट इसलिए किया जाता है कि एक मोरल ऑथोरिटी रहे, एक चेक एंड बैलेंस रहे। ये हम्म। माना जाता है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार चलाएगा, उसके तो कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल। वहां कुछ करप्शन भी हो सकता है, कुछ दूसरे इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ पूर्वाग्रह भी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति राजभवन में बैठेगा वो हम्म। इन सबसे ऊपर होगा हम्म। और वो चेक एंड बैलेंस रखेगा। वो एक मोरल कंपास की तरह, उसका मोरल कंपास ऐसा होगा कि कोई उसके सामने कोई गड़बड़ी नहीं कर सके, भ्रष्टाचार नहीं कर सके, पूर्वाग्रह नहीं कर सके, कोई भेदभाव पक्षपात नहीं कर सके, किसी के हम्म। साथ अन्याय नहीं कर सके। इसलिए ये पद है। अगर वहां से कुछ गड़बड़ी होने लगे फिर तो इसका मतलब कुएं में भांग पड़ गई। बिल्कुल। तो ये राजभवन में अगर जो वहां शीर्ष स्तर पर सफाई ये दो तीन चीजें, दो तीन ज्ञानेश्वर जी हम लोग अभी भी हम लोग मानते हैं, सेना हो, जुडिशियरी हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, गवर्नर हाउस हो, हम लोग ये माना जाता है कि इसको पवित्र होना चाहिए, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर। तो यहाँ अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करना प्राथमिक जिम्मेदारी थी और उसकी वजह से शिकायत हो रही थी, शिक्षा व्यवस्था पर असर आ रहा था और कई तरह की कहानियां जो आप लगातार सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, वो चीजें हो रही थी। तो इसको भी ठीक किया गया और अफसोस उसके होता है बाद ना हर जी लेवल पर कि करप्शन को। अफसोस आपको भी होता होगा। देखिए, मैंने मैट्रिकुलेशन किया 1984 में और मुझे वाणिज्य पढ़ना था। सबसे बड़ा कॉलेज वाणिज्य महाविद्यालय। मैं बिल्कुल। फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था और ठीक-ठाक नंबर आए थे। लेकिन पहली लिस्ट में मेरा नामांकन नहीं हुआ था वाणिज्य महाविद्यालय में पटना यूनिवर्सिटी। दूसरी लिस्ट में भी आखिरी नाम था मेरा। और जब आज हम यह सुनते हैं कि वहां सीटें खाली रह जा रही, लड़के नहीं जा रहे हैं एडमिशन लेने, हमें भी अपने बच्चे का दाखिला कराना हो तो हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं ही पढ़ाया। हम्म। हाँ, आज जो लोग हमारे रहन सहन, हमारी जीवन शैली पर लोग सवाल उठाते हैं कि मैं क्यों 5 स्टार जाता हूँ, क्यों महंगे, उन्हें नहीं पता है कि जब हम वाणिज्य पढ़ रहे थे तो हमारे साथ पढ़ने वाले अधिकांश जो बच्चे थे वो बिजनेस क्लास फैमिली के थे। हैं? और आज वो बड़े-बड़े, मतलब बड़ा-बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, मैं पत्रकारिता में आ गया। तो जो दोस्ती है कॉलेज की, जो खबरों से दोस्ती नहीं है। तो अफ़सोस इस बात का होता है कि जिन शैक्षिक संस्थानों से हम और आप पढ़े हैं, आज उसकी कोई कद्र नहीं है। न वहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, न वहाँ कोई पढ़ना चाहता है। जिसे सिर्फ़ डिग्री लेना है, कोई मजबूरी है, कोई लाचारी है, बेबसी है, वही जाकर पढ़ रहा है। नहीं तो फिर तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो भी बिहार वाले ज़्यादा प्रायोरिटी में है। तो ये तो स्थिति है, हाँ, ये रोल बिल्कुल। होता है ना जी। हाँ, है ज्ञानेश्वर जी। बिहार के प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी तो ऐसी स्थिति है, प्राइवेट कॉलेजेस की भी वैसी स्थिति है, प्राइवेट बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज की। कौन सा हम लोगों के यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वालिटी वाला, हाई क्वालिटी का ऐसा जो ग्लोबल रैंकिंग में या कंट्री के रैंकिंग में कोई स्थान ले आता है। देश की ही रैंकिंग में स्थान ले आने वाला कौन सी यूनिवर्सिटी है? कोई नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, नहीं है। चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, है ही नहीं। हुँ, तो हुँ, उसको सुधारना है और इसकी शुरुआत नीचे से होगी। आप एकदम हायर एजुकेशन का कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना देंगे, उससे नहीं काम चलेगा। बिल्कुल। नीचे से सरकारी स्कूलों की, प्राथमिक विद्यालयों की, उच्च विद्यालयों की स्थिति में सुधार करेंगे और उसका एक मैसेज जाएगा कि स्कूलों में सुधार होने लगा। लोग अपने बच्चों को कम से कम मतलब मिडिल क्लास की और मतलब सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए तो बाहर ना भेजें। ज्ञानेश्वर जी, अभी बिल्कुल, बिल्कुल। हमको इस बात का बड़ा अफसोस हुआ। हम सब लोग जब आए उस समय बिहार से वो लोग छोड़ रहे थे जिनको हायर स्टडी के लिए जाना था, जिनको जी, ग्रेजुएशन से या उसके ऊपर की पढ़ाई के लिए जाना था। बिल्कुल। लेकिन हम देखते देखते लोग 10th की पढ़ाई के लिए, 8th की पढ़ाई के लिए बिहार छोड़ने लगे। ज्ञानेश्वर जी, ये कम से कम बंद हो कि प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के लिए और मिडिल स्कूल की पढ़ाई के लिए बच्चे न छोड़ें। ये सुधर जाए तो उसके आगे सुधरेंगी चीजें। हुँ, ये हो जाए, करप्शन पर लगाम लग जाए, जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और इफिशियंसी हो, एक गवर्नेंस का जो डिलीवरी सिस्टम है गवर्नेंस का, वो बेटर हो जाए। बिल्कुल। देखिए, आपकी सरकार में होने का, बीजेपी की सरकार में होने का, इतने प्रचंड बहुमत का क्या फायदा आम आदमी को अगर उसको डिलीवरी नहीं मिलती है गवर्नेंस, जी। उसके कामकाज की डिलीवरी नहीं मिलती है, उसकी रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं मिलता है आसानी से। हुँ, भाई आजकल तो सैकड़ों सर्विसेज ऐसी हो गई हैं ज्ञानेश्वर जी, जिनका आप घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही है सेवा लोगों को। हुँ। तो जो घर बैठे जब सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, और हम देख बिहार रहे में हैं कि देखिए, जनगणना में घर बैठे लोग फॉर्म भर रहे हैं। बिहार में देखिए हाई कोर्ट को रोज सरकार को यह ताकीद करना पड़ा है, व्यवस्था अब तक भी नहीं हुई है। सड़कों पर आपने ट्रैफिक पुलिस खड़ी कर दी है, आपने कैमरे लगा दिए और आप अनाप-शनाप चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन चालान का समाधान क्या है? उत्तर प्रदेश, झारखंड और दूसरे प्रदेशों ने रास्ता खोज लिया, लेकिन बिहार में चालान का समाधान नहीं। हमने पहले भी इस बात की चर्चा की है, जी। हाँ,
की थी, गाड़ी घर पे खड़ी है और चालान कट जा रहा है। जी, गाड़ी दूसरे शहर में है, दूसरे शहर में चालान कट जा रहा है। बिल्कुल। तो ये व्यवस्था, इससे अननेसेसरी जनता को परेशानी होती है। हुँ, और ये एक तरह का एक ऐसी चीज है जिससे लोगों के अंदर गुस्सा बनता है, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से। बड़ी चीज़ें बाद में करिए, बड़ी चीज़ तो जनता को बहुत मतलब ही नहीं रहता है। तो वो हुँ, रोज़मर्रा की चीज़ें, उनको छोटे-छोटे काम होते हैं, उनको सीओ के कार्यालय में, बीडीओ के कार्यालय में या शिक्षा विभाग के कार्यालय में, स्वास्थ्य विभाग में लोगों को परेशानी होती है। इसको ठीक करिए। डिलीवरी हुँ। सिस्टम जो है, गवर्नेंस की डिलीवरी, और उसके साथ-साथ जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसकी डिलीवरी का सिस्टम जो है वो आपने बेटर होना डिलीवरी चाहिए। सिस्टम कैसे? की बात क आपने आप डिलीवरी सिस्टम की बात की। देखिए, आज ही मुझे किसी दर्शक ने इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया, मैं इसे चेक करूँगा कि आईजीआईएमएस में, पटना का कितना बड़ा संस्थान है, वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई जैसे एम्स में है। तो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो फिर जब हम पहुँचे हैं, तो फिर काउंटर पर लाइन लगने की हमें क्या ज़रूरत है भई? बिल्कुल। जब हमारा नंबर तय हो गया, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तय हो गया, एम्स में जिन्होंने अपना नंबर ऑनलाइन लगा लिया है, उन्हें कहाँ फिर काउंटर पर जाने की ज़रूरत होती है? और फिर काउंटर पर ही जाना है, तो फिर से ऑनलाइन व्यवस्था का मतलब क्या है? मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों इस 2-2 बार लोगों को परेशान करना है? या हाँ, जब जब सारी सुविधाएँ, तकनीक की इतनी अच्छी सुविधा हो गई है और उसका लाभ आप उठा सकते हैं, तो क्यों नहीं उठाना है? हम बिल्कुल। तो दिल्ली में देखते हैं, हमको बिहार का आप करेक्ट करिएगा, कि 2 दिन के भीतर ऑनलाइन अप्लाई करके लर्नर्स लाइसेंस आता है। 2 दिन के जी, भीतर या जी। 3 दिन के भीतर हुँ, लर्नर्स लाइसेंस, ऑनलाइन अप्लाई करिए, लाइसेंस आ जा रहा है। हुँ, तो जब ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इतनी आसानी से, तो दूसरी तमाम इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन की जा सकती हैं। बिल्कुल। तो वो करिए। उस ये तो डिलीवर करना है ना, जनता को डिलीवरी करनी है ये सब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। इसके हुँ, लिए लोग क्यों भाग-दौड़ करें दफ्तर में और जाकर के, और फिर वहाँ लाइन लगे, फिर वहाँ रिश्वत दें, किसी रूप में दें, ये सब ठीक नहीं है। ये सबको ठीक करना होगा। एक डिलीवरी सिस्टम को ठीक करें, वेलफेयर की डिलीवरी ठीक करें। आप इनकम्बेंट आप ना सरकार में है ना, तो सरकार का हुँ, कुछ एडवांटेज, कुछ फ़ायदा जनता को दीजिएगा, तब तो जनता आपके बिल्कुल, साथ आएगी। बिल्कुल, और बिल्कुल, तब तो बिल्कुल। जनता को लगेगा कि निज़ाम बदल गया, 20 साल के बाद एक नया निज़ाम आया है जो इस तरह से काम कर रहा है। हुँ, तो ये चीज़ें जो है, इस पर ध्यान देना होगा। हालाँकि अभी इतनी जल्दी है, सरकार अभी आए हैं, तुरंत सरकार बनी ही है और अभी पूरी सरकार का गठन भी नहीं हुआ, अभी तमाम मंत्री बने भी नहीं हैं। तमाम मंत्री आ जाएँगे, शपथ हो जाएगी, उनके सचिव आ जाएँगे, उनका निजी स्टाफ आ जाएगा। उसके बाद एक रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिए है, गवर्नेंस का एक रोड मैप बन जाना चाहिए है। और 2 चीज़ों की एक होना चाहिए। एक तो ये जो हमने कहा, डिलीवरी सिस्टम बेटर होना बिल्कुल। चाहिए है। हुँ, दूसरा, रेवेन्यू कैसे जुटाएँगे, इसका सिस्टम बेटर होना चाहिए। जी, इससे भी सिर्फ अभी चर्चा पता नहीं कैसे जो है सरकार के तरफ से क्या किस तरह से कहा गया। एक ही चीज़ की चर्चा दिल्ली में है कि 12,000 करोड़ रुपया का कर्ज ले रहे हैं। जैसे हुँ, 12,000 करोड़ का कर्ज लेना जैसे कितनी बड़ी बात होगी। बिल्कुल। भाई, बिहार के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। बिहार की जीडीपी मोटे तौर पर, जीएसडीपी जो बोलते हैं स्टेट के लिए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, हम लोग का प्रोडक्शन है, जो उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद स्टेट का, वो 12 लाख करोड़ रुपए का है। हुँ, तो हमारी जीएसडीपी के 30% के बराबर हम लोगों ने कर्ज लिया है। हुँ, 4 लाख करोड़ कर्ज है, तो जो जीडीपी है उसका 30% के बराबर हुआ। कई राज्य हैं जिन्होंने 50% तक कर्ज ले लिया है। बिल्कुल। तो अब जीडीपी भी बड़ी है, इसके बावजूद हुँ, 50% कर्ज हो गया। दुनिया का हुँ, सबसे अमीर देश है ज्ञानेश्वर जी, अमेरिका, उसके ऊपर उसके जीडीपी के 125% कर्ज है, उसके जीडीपी के 125% के बराबर। तो आप कर्ज लेकर के किस तरह का इस्तेमाल करते हैं, उसका उसको चुकाने के लिए आप क्या इंतजाम करते हैं, आप हुँ, रेवेन्यू का कैसा बंदोबस्त करते हैं, ये डिपेंड करता है। सिर्फ इस बात को, ये सिर्फ इस बात की चर्चा हो रही है कि 12,000 करोड़ कर्ज ले रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर राज्य सरकार कर्ज ले रही है और उसको चुकाने का बंदोबस्त भी सरकार को करना होता है। अगर आप कर्ज ले रहे हैं और उसका इस्तेमाल, या भारत सरकार से अनुदान ले रहे हैं, भारत सरकार से आपके कर में आपका हिस्सा मिल रहा है, बिहार अपने कर टैक्स रेवेन्यू का पैसा बढ़ा रहा है, और बढ़ा करके आप उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। रेवेन्यू आजकल का देश का लेकिन सबसे बड़ा बिजनेसमैन अजीत जी, को भी उठा मेरी के एक देखिए, उसके मेरी ऊपर उसकी कमाई से ज्यादा कर्जा होता है। अजीत जी, मेरी एक सलाह ये ज़रूर होगी, देखिए आपको नए रास्ते तलाशने होंगे। अभी क्या हुआ कि जब मैं दिल्ली में था, तो मुझे गाड़ी में 2 दिन पेट्रोल लेना पड़ा और मुझे देखिए आश्चर्य हुआ, ये देखिए सच ही है, आश्चर्य नहीं होना चाहिए था कि हमने देखा कि दिल्ली में और यूपी में करीब 11 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल है बिहार से। 94 रुपए 77 पैसे शायद दिल्ली का प्राइस था और 94 रुपए 74 पैसे यूपी का प्राइस था। तो यदि आप आसान रास्ता यह खोजते हैं, देखिए अब जब चुनाव खत्म होगा बंगाल का, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी है, यह भी तय है। लेकिन आप बिहार में चूंकि आपको राजस्व बढ़ाना है, तो पेट्रोल डीजल और महंगा कर दे, इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा,
क्योंकि जो गाड़ियां बिहार में प्रवेश करती है झारखंड के रास्ते, उत्तर प्रदेश के रास्ते, वह टंकी फुल करा करके आती है। आप जरा जाकर के देखिए बक्सर के जो सीमा, बक्सर की सीमा पर जो पेट्रोल टंकी है वो कैसे खाली रह रहे हैं, और इधर देखिए झारखंड की सीमा पर जो पेट्रोल टंकी है कैसे खाली रह रहे हैं। तो आपको दूसरे रास्ते निकालने होंगे। हाँ, तो वही रेवेन्यू का दूसरा तरीका, जब इस तरह की जो आप ऐसी चीजों को महंगा करते हैं तो जी, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर असर पड़ता है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज नहीं होती। आप जितना कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होती जाएंगी। आप बिल्कुल। कॉस्ट कम करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब बढ़ेगी तो और दूसरे रेवेन्यू, दूसरे तरीके से रेवेन्यू आता है। तो एक हुँ, तो रेवेन्यू का सोर्स बढ़ाना है, तो वो सोचना होगा, उसके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लाने होंगे। हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको भी, कई आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज है बिल्कुल। जिनको, जिनसे आप पैसे की कमाई कर सकते हैं, पैसा राजस्व जुटा सकते हैं जिनसे, हुँ, और उसको फिर इन्वेस्ट करके उसी प्रदेश में आप बेहतर और बेहतर लोगों की सुविधाएं भी कर सकते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले आने की बात हम लोग पहले कर ही चुके हैं, भारत जी, सरकार के साथ बात करके, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज की योजनाएं ले आने के काम भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के कई प्रयोग करने होंगे, लेकिन उसके पहले कम से कम 3 महीने में गवर्नेंस बेटर करना होगा, डिलीवरी सिस्टम को बेटर करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर को एकदम ऐसा मैसेज करना होगा कि सब चीजें कंट्रोल में है, और हुँ, बेसिक चीजों पर काम करके तैयार कर देना होगा, ताकि जनता को भी एक मैसेज जाए कि नई सरकार आई है तो वो नए तरह से काम कर रही है। और जो जिन लोगों से उम्मीद की जा रही है, जो बिजनेसमैन अपने डोमेस्टिक है बिहार के, और जो बाहर से आने की उम्मीद कर रहे हैं, उनको भी एक भरोसा बने कि रुकना है, टिक के काम करना है, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार आ गई है। और बिल्कुल। बीजेपी की सरकार रियल सेंस में डबल इंजन की सरकार होगी। देखिए, अब तक नीतीश कुमार की सरकार तो बहुत कम समय ऐसा रहा, ज्ञानेश्वर जी, की जब बिहार और केंद्र में दोनों एक जैसी सरकार रही, बहुत कम जी, समय ऐसा रहा। जी, कम समय में भी काम नहीं हो सकता था, चूंकि बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारा रोड मैप नहीं तैयार हुआ हुँ, था। अब ये है लंबे समय के लिए बिहार में, अगले चुनाव तक में 4.5 साल है, और केंद्र में अगले चुनाव के लिए 3 साल है। तो जी, एटलीस्ट 3 साल तो डबल इंजन की सरकार है ही ना, बिहार को इसका फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल। तभी तो पता चले कि पहले बीजेपी की सरकार बनी है तो बिहार के लिए कुछ नया हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। तो चलिए देखिए बिहार के लिए कुछ नया हो रहा है, मैसेज तो देना होगा सम्राट चौधरी को, और बंगाल के चुनाव बिहार को भी प्रभावित करेंगे, मंत्रिमंडल के गठन को, और उसका स्वरूप क्या होगा, क्या बड़े प्रयोग होंगे या फिर बंगाल की जीत हार से पुराने रास्ते पर ही चलना होगा, यह भी तय होगा। तो आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।